हेलो बच्चों, आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का। और इन सारे लेक्चर्स का सीक्वेंस मोर और लेस वैसा ही होगा जैसा कि एस.सी. वर्मा जी के बुक में दिया हुआ है। बस एक टॉपिक जो कैलोरीमेट्री का है वो मैं थोड़ा पहले करा दूंगा, बिफोर केटीजी, बिफोर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करा दूंगा। तो सबसे पहले आप इस तीन टर्म को देखिए, हीट, एनर्जी एंड टेम्परेचर। तीनों बिल्कुल रिलेटेड हैं, लेकिन ये तीनों अलग अलग हैं। रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं बट दे आर डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट। टेम्परेचर तो सबसे आसान है। डे टू डे लाइफ में टेम्परेचर वर्ड का मतलब क्या होता है कि कोई सब्सटेंस, कोई बॉडी कितना हॉट या कितना कोल्ड है। तो टेम्परेचर जो है इट्स अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी। लेकिन ये बहुत ही सब्जेक्टिव टाइप का डेफिनेशन हो गया, बहुत ही इम्प्रिसाइज डेफिनेशन हो गया। फिजिक्स में ऐसे काम नहीं चलता। फिजिक्स में तो आपको प्रिसाइज डेफिनेशन देना पड़ता है। तो आगे हम लोग टेम्परेचर का भी एक प्रिसाइज डेफिनेशन देंगे कि उसको कैसे मेजर किया जाए, उसको मेजर करने के लिए कौन सा स्केल होता है। लेकिन अभी हम लोग इसी कॉमन सेंस इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर उसी का यूज करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि कोई बॉडी अगर हॉट है तो हॉट होने का मतलब क्या है, उसका टेम्परेचर हाई है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई बॉडी हॉट है तो उसमें ऐसा क्या ज़्यादा है जिसके कारण वो हॉट हो गया। बहुत से लोगों को पता होगा, अगर कोई बॉडी हॉट है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी ज़्यादा है, उसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स या एटम है ना, उनके पास काइनेटिक एनर्जी या उनका अपना वाइब्रेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी, तरह तरह की एनर्जी होती है। वो सब एनर्जी का नेट टोटल सम ज़्यादा होगा। तो ये बेसिक फंडा तो समझ लीजिए कि अगर हम लोग बोलते हैं कि किसी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब उसके अंदर इंटरनल एनर्जी है जो ज़्यादा है। अब ये इंटरनल एनर्जी कैसे आता है, क्यों आता है, ये सब हम लोग डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि कोई बॉडी अगर हॉट है इसका मतलब उसकी एनर्जी ज़्यादा है। अगर आप बोलते हैं कि कोई बॉडी हॉट है इसका मतलब उसमें ज़्यादा हीट है, तो साइंटिफिकली ये गलत एक्सप्रेशन है। हीट किसी बॉडी का ज़्यादा नहीं होता है, किसी बॉडी का एनर्जी ज़्यादा होता है। हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ, इस बॉडी में ज़्यादा एनर्जी कंटेंड है। हम लोग ये कभी नहीं कहते हैं कि इस बॉडी में ज़्यादा हीट कंटेंड है। तो दोनों में डिफरेंस होता है, मैं डिटेल में अभी समझाऊंगा। तो अगर कोई बॉडी हॉट है इसका मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है इसका मतलब उसका इंटरनल एनर्जी, जिसको हम लोग यू से डिनोट कर रहे हैं, वो ज़्यादा है। अब अगर इस बॉडी के बगल में आपने एक दूसरा बॉडी रख दिया है जिसका टेम्परेचर कम है, यानी कि ये T1 है, इसका एनर्जी U1 है, इसका टेम्परेचर T2 है और T2 इज़ लेस देन T1, तो क्या होगा। कॉमन सेंस से हम लोग जानते हैं कि यहाँ से हॉट वाली बॉडी से कुछ निकलेगा, ऐसा कुछ होगा कि थोड़ी देर के बाद इन दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। मान लेते हैं कि वो टेम्परेचर T हो गया, तो हम लोग ये जानते हैं कि थोड़ी देर के बाद ये हॉट बॉडी और ये कोल्ड बॉडी दोनों सेम टेम्परेचर T पे आ जाएगा। इनिशियली एक का टेम्परेचर ज़्यादा था, दूसरे का कम था, लेकिन जब हम लोग दोनों को कांटेक्ट में रखते हैं तो कुछ फ्लो होता है। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी कुछ फ्लो हुआ, और उस फ्लो होने के बाद जब इक्विलिब्रियम वगैरह आ जाता है तो हम लोग देखते हैं कि दोनों बॉडीज सेम टेम्परेचर पे आ गए। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या फ्लो हुआ, क्या एनर्जी फ्लो हुआ। बिल्कुल सही, एनर्जी ही फ्लो होगा, क्योंकि हॉट बॉडी में एनर्जी ही ज़्यादा है। तो ये जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, इस एनर्जी फ्लो को कहते हैं हीट। तो ये समझिए कि हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। अगर एनर्जी का ट्रांजिट हो रहा है, फ्लो हो रहा है, और किस कारण से, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, देन इट इज कॉल्ड हीट। तो हीट जो है वो अपने आप में कोई एनर्जी नहीं है। इसको समझिए, हीट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस सेंटेंस को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर ऐसा कैसे होता है। हम लोग तो जानते हैं कि हम लोग जब किसी बॉडी को दूसरे पे रब करा देते हैं तो फ्रिक्शन आता है, फ्रिक्शन जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग बोलने को ऐसा बोल देते हैं गलती से, लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखना, हीट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रहा है ना, फ्लो कर रहा है, ट्रांजिट में है, तो उस ट्रांजिट के दौरान उसको कहते हैं हीट। और ये ट्रांजिट या फ्लो किसके कारण हो रहा है, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी के कारण। क्योंकि एनर्जी ट्रांसफ़र का एक दूसरा भी जरिया, एक दूसरा भी मैकेनिज्म होता है, वो होता है वर्क डन के माध्यम से। मान लीजिए कि आपने एक स्प्रिंग रखा है, उस स्प्रिंग में खूब सारी एनर्जी आ गई। अगर स्प्रिंग के सामने कोई दूसरा बॉडी है, उस बॉडी को पुश करेगा,
वर्क डन करेगा। तो एनर्जी ट्रांसफर होने का प्राइमरली दो तरीका होता है, ध्यान से समझिए। एनर्जी इन ट्रांजिट, देयर आर टू वेज टू ट्रांसफर एनर्जी। एक होता है वर्क डन। वर्क डन कब होता है? मैकेनिकल वे टू ट्रांसफर एनर्जी, कि आपने एक स्प्रिंग या कुछ ऐसा बॉडी रख दिया जिसके पास खूब एनर्जी है, उसने सामने की एक बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया, तो वर्क डन हम लोग तो जानते ही हैं क्या होता है, F.dx हो जाता है। इसको इंटीग्रेट वगैरह कर देते हैं, तो ये हो गया मैकेनिकल वे टू ट्रांसफर एनर्जी, दैट इज कॉल्ड वर्क डन। और दूसरा तरीका होता है हीट। हीट जो होता है वो नॉन मैकेनिकल वे टू ट्रांसफर एनर्जी है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो जाए, या अगर आपका जो सिस्टम या बॉडी है और इन्वायरमेंट यानी कि बॉडी के अलावा जो भी अगल बगल उसके है, उन दोनों में भी अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो एनर्जी ट्रांसफर होगा, एंड दैट एनर्जी ट्रांसफर इज हीट। तो इस पॉइंट को भी अच्छे से समझ लो कि जो एनर्जी है उसका ट्रांजिट जब होता है उसको हम लोग कहते हैं हीट। तो हीट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे कि फॉर्म ऑफ एनर्जी हम लोग जानते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, या आप वाइब्रेशनल एनर्जी बोल रहे हैं, रोटेशनल एनर्जी बोल रहे हैं, तो वो सब अलग अलग तरह के एनर्जी हो गया। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सब एनर्जी का फॉर्म है। हीट जो है वो एनर्जी का फॉर्म नहीं है। एनर्जी जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, ट्रांजिट में रहता है, और ये ट्रांसफ़र भी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको कहते हैं हीट। तो हीट क्या है? हीट इज़ नथिंग बट एनर्जी इन ट्रांजिट। अब एनर्जी का यूनिट है जूल, तो ऑब्वियसली वर्क डन का यूनिट भी जूल होगा, हीट का यूनिट भी जूल होगा। इसका एक दूसरा यूनिट भी होता है जिसको कैलोरी कहते हैं, लेकिन कैलोरी ऐसा यूनिट नहीं है, इसलिए हम लोग जो जूल है ना, जो ऐसा यूनिट ऑफ हीट है या ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी है, उसी को यूज़ करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि एनर्जी इन ट्रांजिट इज हीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के पहले पुराने ज़माने में साइंटिस्ट को या लोगों को ये लगता था कि अगर कोई बॉडी हॉट है तो उसके अंदर कोई दूसरा फ्लूइड रखा हुआ है जिसको कैलोरिक फ्लूइड का नाम दिया था, और एक हॉट बॉडी से दूसरे बॉडी में ये वाला फ्लूइड का ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन ये गलत इंटरप्रिटेशन और गलत एक्सप्लेनेशन था। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिससे ये वाला इंटरप्रिटेशन या ये वाला एक्सप्लेनेशन को गलत प्रूव किया गया। इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये तो गलत हो गया कि किसी भी बॉडी में कैलोरिक नाम का कोई फ्लूइड वगैरह कंटेंट नहीं होता है। हर बॉडी में एनर्जी कंटेंट होता है। वो एनर्जी जब ट्रांसफ़र होता है, ट्रांजिट होता है, फ्लो करता है, तो या तो वो हीट के माध्यम से, हीट वाले रास्ते से होगा, या वर्क डन वाले रास्ते से होगा। तो एनर्जी के ट्रांसफ़र होने का दो ही रास्ता है, दो ही तरीका है। ट्रांसफ़र मतलब एक बॉडी में एनर्जी या तो घुसेगा या एक बॉडी से एनर्जी निकलेगा। तो एनर्जी के घुसने या निकलने के दो रास्ते हैं, या तो वो हीट के रास्ते घुसेगा या निकलेगा, या वो वर्क डन के रास्ते घुसेगा या निकलेगा। आगे जब हम लोग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करेंगे तो इसी बेसिक फंडे, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे कि एनर्जी जो है उसका ट्रांसफ़र या तो हीट के थ्रू होता है या वर्क डन के थ्रू होता है। तो हम लोग हीट को ऐसे भी कह सकते हैं कि हीट इज़ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बिकॉज ऑफ अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। तो ये हो गया हीट का प्रॉपर डेफिनेशन। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो ऑब्वियसली हीट का फ्लो नहीं होगा। इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई बॉडी आपको दे दिया जाए तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, इस बॉडी में 10 जूल ऑफ एनर्जी कंटेन्ड है, इस बॉडी में 100 जूल ऑफ एनर्जी है, लेकिन आप ये कभी नहीं कह सकते हैं कि इस बॉडी में 5 जूल ऑफ हीट है या 4 जूल ऑफ वर्क डन है। ये तो नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि कितना हीट है या नहीं है वो सिर्फ उस बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे ये बॉडी है, इसमें मान लो कि 100 जूल ऑफ एनर्जी है, 100 जूल ऑफ यू है, बिल्कुल हॉट बॉडी है। तो क्या आप बोल सकते हैं क्या कि इसमें कितना हीट कंटेंट है? नहीं बोल सकते हैं। आप ये भी नहीं बोल सकते हैं कि इस बॉडी में से कितना हीट निकलेगा। ध्यान से मेरी बात को सुनिए, मैंने बहुत एक फाइन पॉइंट बोला है। मैं ये बोल सकता हूँ कि इस बॉडी में इतना एनर्जी कंटेंट है। कोई भी बॉडी या कोई भी सिस्टम अगर वो इक्विलिब्रियम में है, उसका हमने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये सब अगर मालूम कर लिया तो बिल्कुल एक फॉर्मूला होता है, मैं इस PVT से फाइंड कर लूँगा कि इस बॉडी में 100 जूल या 200 जूल ऑफ एनर्जी कंटेंड है, इसके अंदर इतनी एनर्जी है। लेकिन अगर मैं आपको PVT ऑफ द बॉडी ये दे भी दूँ कि भाई ये बॉडी है, ये सिस्टम है जिसका प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, टेम्परेचर इतना है,
और फिर आपसे पूछूं कि बताओ तो इसमें से कितना हीट निकलेगा, क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये कितना वर्क डन करेगा, क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। क्यों नहीं बता सकते हो? सोचो। इसलिए नहीं बता सकते हो क्योंकि देखो, आप ये तो बता दोगे कि हाँ इस बॉडी में 100 जूल ऑफ एनर्जी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें से कितना हीट निकलेगा वो सिर्फ इस बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि ये बॉडी किसके बगल में रखा हुआ है। अगर इसके बगल में आपने एक 100 जूल एनर्जी वाला ही बॉडी रख दिया तो हीट कुछ भी नहीं निकलेगा। अगर इस बॉडी के बगल में आपने बिल्कुल मरियल सा 10 जूल वाला कोई बॉडी रखा तो बहुत ज़्यादा हीट निकल जाएगा। तो किसी बॉडी से कितना हीट का ट्रांसफ़र होगा वो सिर्फ उस बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है, वो इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कि बॉडी के चारों तरफ क्या माहौल है। अगर ठंडा माहौल है तो ज़्यादा हीट निकलेगा, अगर उसके चारों तरफ भी उतनी ही गर्मी है तो कम हीट निकलेगा। वही हाल होता है वर्क डन में। इसलिए जब भी हम लोग हीट बोलते हैं ना तो ये कभी नहीं बोलेंगे, ना कभी नहीं सुनेंगे कि इस बॉडी की इतनी हीट है या इतनी हीट कैपेसिटी है। अब ये वाला भी एक टर्म लोगों को कंफ्यूज करता है क्योंकि हीट कैपेसिटी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट हीट कैपेसिटी इज ऑल्सो अ मिसनोमर। ये भी एक गलत टर्मिनोलॉजी यूज हो गया हिस्टोरिकल रीजंस के कारण या जैसे भी, लेकिन ये गलत टर्मिनोलॉजी है क्योंकि कोई भी बॉडी हीट को अपने अंदर कंटेन नहीं करता है, वो एनर्जी को कंटेन करता है, उसके अंदर एनर्जी कंटेन्ड होता है, हीट कंटेन्ड नहीं होता है। हीट क्या होता है? हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। अभी हमने देखा कि अगर एक हॉट बॉडी को एक कोल्ड बॉडी के बगल में रख दिया तो थोड़ी देर के बाद दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है। जब दो बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम हो जाए ना तो उसको कहते हैं कि दोनों बॉडीज़ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। अब इसी से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा थ्योरम है, बिल्कुल कॉमन सेंस से मिलता जुलता थ्योरम है। वो थ्योरम ये कहता है कि मान लो आपके पास एक बॉडी है, इसका नाम कुछ दे दें ए। अब अगर ये ए बॉडी किसी सी बॉडी से इक्विलिब्रियम में है और एक दूसरा बॉडी बी है, वो बी भी जो है वो इस सी से इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ए और बी आपस में इक्विलिब्रियम में है। बहुत सिंपल है ना। अगर ए सी से इक्विलिब्रियम में है यानी कि ए इजकल टू सी, बी अगर सी से इक्विलिब्रियम में है यानी कि बी इजकल टू सी, दिस इम्प्लाइज ए इजकल टू बी। अब कहेंगे कि सर ये थ्योरम करने की क्या जरूरत है, तो कोई बच्चा भी जानता है, लेकिन इसी लॉ को, इसी थ्योरम को कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब कहेंगे कि इसको जीरोथ नाम क्यों दिया? इसका जीरोथ नाम इसलिए आ गया क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले ही आ गया था। अब जब साइंटिस्ट ने देखा कि अरे फर्स्ट लॉ तो पहले ही आ गया और उससे ज़्यादा फंडामेंटल चीज़ ये है, उससे हमें पीछे जाना है, तो इसका नाम दे दिया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत सिंपल लॉ है ये। लॉ क्या कहता है कि अगर ए और सी इक्विलिब्रियम में है यानी कि दोनों का टेम्परेचर अगर सेम है और बी और सी भी इक्विलिब्रियम में है तो ए और बी भी इक्विलिब्रियम में होगा। बहुत सिंपल है। अब इसी तरह आप पूरा सीरीज लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ए और सी इक्विलिब्रियम में है, बी और सी इक्विलिब्रियम में है, यहाँ B1 और सी इक्विलिब्रियम में है, A1 और C इक्विलिब्रियम में है, तो चारों के चारों बॉडीज, सभी के सभी बॉडीज इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम में कहने का मतलब क्या है कि इसका जो टेम्परेचर है वो A के टेम्परेचर के बराबर होगा। अब A और B इक्विलिब्रियम में है तो B का टेम्परेचर भी वही T होगा। इसी तरह अगर और खूब सारे बॉडीज हैं B1, C1, D1 जो भी हैं, जो सब के सब इस C के साथ इक्विलिब्रियम में हैं, तो सबका टेम्परेचर क्या होगा? T के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये जो जीरोथ लॉ है मुझे एक दूसरे तरीके से ये भी बता रहा है कि अगर सारी की सारी बॉडीज इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो सभी बॉडीज की एक स्केलर प्रॉपर्टी है जो सेम होगी। उसी प्रॉपर्टी का नाम साइंटिस्ट ने टेम्परेचर कर दिया। यानी कि ये जो जीरोथ लॉ है ये मुझे टेम्परेचर फंक्शन को भी डिफाइन करने में मदद कर रहा है। तो जीरोथ लॉ देखिए क्या होता है, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड ऑब्जेक्ट देन ऑल थ्री ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, दिस इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Two objects are defined to have the same temperature if they are in thermal equilibrium with each other. अगर दो ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब उनका टेम्परेचर सेम है। तो इसका मतलब जीरोथ लॉ से हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स थर्मल इक्विलिब्रियम में है सबका टेम्परेचर सेम होगा। इट मीन्स जीरोथ लॉ एज वी विल सी इनेबल्स अस टू डिफाइन अ टेम्परेचर स्केल। आगे हम लोग देखेंगे टेम्परेचर का स्केल, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, वो सब जो स्केल होता है। यानी कि जीरोथ लॉ का यूज़ करके हम लोग टेम्परेचर भी डिफाइन कर सकते हैं। हम लोगों ने उसी का यूज़ करके डिफाइन किया है। एंड टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम
इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम टेम्परेचर। तो ये सब थियरी के सिंपल फंडे हैं, हर किसी को ये पता ही होगा। जीरोथ लॉ को हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज देयर एग्जिस्ट अ स्केलर क्वांटिटी कॉल्ड टेम्परेचर, बिल्कुल सही, एग्जिस्ट करना ही है, विच इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। दुनिया के जितने भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स हैं, अगर वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में बोलने का मतलब ये हुआ कि मान लो ये एक सिस्टम है, आप इस पर अचानक से कोई एब्रप्ट फोर्स वर्स मत लगा दीजिए, ताकि उससे क्या हो जाएगा कि इधर वाले जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो अचानक से उछल कूद नहीं करने लगे। तो अगर कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यानी कि उसका आप प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये सब ठीक ठाक डिफाइन कर दे रहे हैं, तो हर ऐसे सिस्टम के लिए एक स्केलर क्वांटिटी टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है। और ना सिर्फ एग्जिस्ट करता है, दुनिया के जितने और ऐसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम होंगे जो इनसे इक्विलिब्रियम में होंगे, सबका टेम्परेचर सेम होगा। देखो, विच इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम such that temperature equality is a necessary and sufficient condition for thermal equilibrium of the systems। अब ये पूरा लंबा चौड़ा लाइन कुछ बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड या कॉन्वोल्यूटेड लग रहा होगा, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, बहुत ही सिंपल है। आप इसको ऐसे पढ़िए, ये मैंने डेफिनेशन रेस्निक हैलिडे के बुक से लिया था और पुरानी वाली बुक से लिया था। पुरानी वाली रेस्निक हैलिडे का जो लैंग्वेज है ना, थोड़ा सा ऐसे ही कॉम्प्लेक्स होता था। देखो सिंपल ये क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट अ स्केलर क्वांटिटी कॉल्ड टेम्परेचर। ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है कि दुनिया में जितने भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, सब में एक टेम्परेचर T एग्जिस्ट करता है, सच दैट टेम्परेचर इक्वालिटी इज ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम्स। तो सिस्टम्स इक्विलिब्रियम में होंगे या नहीं होंगे, उनका सफिशिएंट कंडीशन क्या है? टेम्परेचर का इक्वल होना। यानी कि अगर दो सिस्टम का टेम्परेचर इक्वल है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये नेसेसरी कंडीशन भी है, यानी कि अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दिस इम्प्लाइज उनका टेम्परेचर भी इक्वल होगा। तो इसी को कहते हैं ना नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो हम लोगों ने अभी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से तो देख लिया कि एक टेम्परेचर स्केल आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, और अगर दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो ऑब्वियसली उनका टेम्परेचर भी सेम होगा। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि टेम्परेचर स्केल को कैसे डिफाइन किया जाए, कैसे कैलिब्रेट किया जाए। सब्सटेंस की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो प्रिडिक्टेबल मैनर में टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ अ बॉडी, ये जो है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर ऑफ अ कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर, प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इफ़ वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट। तो यहाँ से हमने ये देखा कि सब्सटेंसेस की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि उसका लेंथ, उसका रेजिस्टेंस, उसका प्रेशर, जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती हैं और आर्बिट्ररी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होती है, बिल्कुल प्रेडिक्टेबल, ठीक ठाक तरीके से, लीनियर तरीके से डिपेंडेंट होती हैं। तो अगर हम लोग कोई दो रेफरेंस पॉइंट ले लें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस लीनियर लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो हर कोई जानता है ना। अगर आपको मैं दो पॉइंट दे दूं तो इस दो पॉइंट से पास करता हुआ लाइन तो आप आसानी से ड्रॉ कर ही सकते हैं ना। तो हमें टेम्परेचर स्केल डिफाइन करने के लिए बेसिकली कोई दो रेफरेंस पॉइंट चाहिए। जनरली जो साइंटिस्ट लोगों ने रेफरेंस पॉइंट लिया वो लिया आइस पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो हम लोग जनरली इन दो रेफरेंस पॉइंट पे काम करेंगे। एक तीसरा रेफरेंस पॉइंट भी होता है जो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में यूज होता है, जिसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये ट्रिपल पॉइंट क्या हो जाता है? ट्रिपल पॉइंट होता है वैसा टेम्परेचर जिसमें वाटर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेजेज में एक साथ को एग्जिस्ट कर सके इक्विलिब्रियम में। अब ये थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट है, जब आप फेज डायग्राम वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। स्टीम पॉइंट जो है ऑब्वियसली हर किसी को पता होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आइस पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हम लोगों ने दो रेफरेंस पॉइंट ले लिया, स्टीम पॉइंट यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड और आइस पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब आप जो भी स्केल बनाइए, डिपेंडिंग ऑन रेजिस्टेंस, डिपेंडिंग ऑन लेंथ, डिपेंडिंग ऑन प्रेशर, या कोई भी दूसरा स्केल या कोई दूसरा स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल लीजिए, हर स्केल को हम लोग इस दो रेफरेंस पॉइंट का यूज़ करके डिफाइन कर सकते हैं। मान लो आप रेजिस्टेंस का यूज़ करके एक टेम्परेचर स्केल डिफाइन कर रहे हैं, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस मान लीजिए कि R0 है, तो ये एक पॉइंट हो गया। ये एक XY प्लेन में पॉइंट हो गया ना। मान लीजिए कि XY प्लेन में
आपने वाई एक्सिस पे ले लिया है रेजिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे ले लिया है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो 0 एंड R0 है ये एक XY प्लेन में, 2 डायमेंशनल प्लेन में एक पॉइंट हो गया। उसी तरह अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग जाएं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और वहाँ पे देखें कि रेजिस्टेंस है R100, तो हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि जो टेम्परेचर है वो जनरली लीनियर स्केल में काम करता है। देखिए ये लीनियर स्केल हुआ ना, लीनियरली बढ़ रहा है रेजिस्टेंस जो है, या तो वो बढ़े या घटे जो भी हो, लेकिन लीनियर फैशन में बढ़े या घटे, ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक या पैराबोलिक फंक्शन बने। तो ये तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया कि 2 रेफरेंस पॉइंट पे, 0 पे और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ली जिस प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं टेम्परेचर स्केल डिफाइन कर रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ये प्रॉपर्टी प्रेशर भी हो सकता है, ये प्रॉपर्टी लेंथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई आर्बिट्ररी प्रॉपर्टी x या y हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस ये ध्यान में रखना है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो लीनियर फैशन में विथ टेम्परेचर वेरी करना चाहिए। आप इसका अगर ग्राफ बना दें, वाई एक्सिस में मान लीजिए कि रेजिस्टेंस है, एक्स एक्सिस में टेम्परेचर है इन डिग्री सेंटीग्रेड, तो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ ऐसा वेरिएशन हो गया। अब आपको पता करना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का टेम्परेचर। मान लो उस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है RT और हमें पता करना है कि टेम्परेचर T क्या होगा। तो अब देखो हम लोग ये पता कर सकते हैं इस लाइन से, बिल्कुल कर सकते हैं। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? लाइन का स्लोप देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई T माइनस 0। तो T माइनस 0 तो T होगा। तो लाइन का स्लोप हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई T माइनस 0। अब लाइन के स्लोप को हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू R100 माइनस R0 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0 यानी कि 100। तो देखो यहाँ से हम लोगों ने RT का यूज़ करके टेम्परेचर T एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट फाइंड कर लिया। इसी रिलेशन को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला इस टॉपिक में आपको नहीं समझना है। इसी रिलेशन का यूज़ करके आप सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। इसी रिलेशन का यूज़ करके आप कोई भी आर्बिट्ररी नया स्केल x, y, z आपको दिया जाए, अगर आप ये लाइन और लाइन के स्लोप वाला कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है, देखो ये जो मैंने लिखा है ना, कैसे लिखा है, देखो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया TRT, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, RT माइनस R0, वाई एक्सिस का डिफरेंस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस का डिफरेंस T माइनस 0। उसी तरह R100 माइनस R0 किया, वाई एक्सिस का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0। तो ये जो रिलेशन है ये आपको टेम्परेचर दे देगा जब रेजिस्टेंस की वैल्यू RT है। अब यहाँ पर R के बदले X, Y, Z कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। R के बदले यहाँ पर मैं फ़ारेनहाइट स्केल भी ले सकता हूँ। फ़ारेनहाइट एक दूसरा स्केल होता है, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो फ़ारेनहाइट आई थिंक हो जाता है 32 डिग्री, और जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो फ़ारेनहाइट हो जाता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखो अब इसी फॉर्मूले का यूज़ करके किसी भी सेंटीग्रेड C के लिए हम लोग फ़ारेनहाइट F फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखो फ़ारेनहाइट अगर F है तो F माइनस 32 डिवाइडेड बाई C माइनस 0 यानी कि C करेंगे, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या है 212 माइनस 32 क्या हो जाएगा 180। तो यहाँ जाएगा दिस इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0 100। तो देखो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में ये रिलेशन आता है। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा F इज इक्वल टू 32 प्लस ये सिंप्लीफाई हो करके हो जाएगा 9/5C। तो देखो आ गया। तो इस फॉर्मूले को कभी रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये स्ट्रेट लाइन और ये वाला कॉन्सेप्ट याद है ना कि फ़ारेनहाइट माइनस 32 यानी कि ये F माइनस 32 लोअर पॉइंट की वैल्यू डिवाइडेड बाई C माइनस 0, दिस इज इक्वल टू इस पॉइंट की वैल्यू 212 माइनस 32 यानी कि 180 बाई 100। तो आप इस फॉर्मूले से भी सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग 2 स्केल यूज़ करते हैं, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, और एक तीसरा स्केल होता है जिसको कहते हैं केल्विन स्केल। केल्विन स्केल का बहुत सिंपल है, सेंटीग्रेड में आप 273.15 ऐड कर दीजिए, आपको केल्विन मिल जाएगा। केल्विन के साथ ध्यान ये देना है कि केल्विन में हम लोग डिग्री केल्विन नहीं लिखते हैं, हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिखेंगे, लेकिन जब केल्विन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 373 केल्विन्स।
केल्विन्स बोलते हैं, डिग्री केल्विन या सिर्फ केल्विन नहीं, क्योंकि 373 केल्विन्स हो गया ना, तो केल्विन में कभी भी डिग्री नहीं लगता है। केल्विन जो है उसमें आपको एक एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी मिल जाता है जो -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। तो ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके, ये जो कॉन्सेप्ट दे रखा है ना, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक तो प्रीवियस ईयर जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है। इस रिलेशन को हमेशा ध्यान में रखना, इसमें आप r की जगह x, y, z कुछ भी डाल दो, सबके लिए ट्रू होगा। और ये क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर और उस प्रॉपर्टी का वेरिएशन जो है वो लीनियर वेरिएशन है। हम लोग मान के चलते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी जिसका यूज़ करके हम लोग टेम्परेचर फाइंड कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का टेम्परेचर के साथ लीनियर वेरिएशन है। अब जल्दी जल्दी हम लोग दो क्वेश्चन कर लेते हैं। अ थर्मोमीटर ग्रेजुएटेड अकॉर्डिंग टू अ लीनियर स्केल, देखो इसमें भी दे रखा है लीनियर स्केल है, रीड्स अ वैल्यू x0 व्हेन इन कॉन्टैक्ट विथ बॉइलिंग वाटर, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी रीडिंग है x0 इस स्केल की, ठीक है। एंड x0/3 व्हेन इन कॉन्टैक्ट विथ आइस, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रीडिंग हो गई x0/3, यानी कि ये दो पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू लाइन पास कर रहा है। ये पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड और x0/3 है। फिर पूछा है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डिग्री सेंटीग्रेड इफ दिस थर्मोमीटर इज इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट रीड्स x0/2। x0/2 कुछ टेम्परेचर उसका मान लो यहाँ पर है, तो उस पॉइंट पे टेम्परेचर मान लेते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में C है, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या मिल गया? C x0/2। अब ये तीनों पॉइंट्स जो है स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, तो बहुत सिंपल है। अब देखो हम लोग कर सकते हैं इसको ऐसे, x0/2 माइनस x0/3 डिवाइडेड बाई C माइनस 0 यानी कि C, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x0 माइनस x0/3 डिवाइडेड बाई 100। हमने इस लाइन का स्लोप को दो तरीके से फाइंड किया, दोनों तरीके से जो स्लोप की वैल्यू आई उसको इक्वेट कर दिया। अब x0 सब जगह से कैंसिल हो जाएगा। ये बहुत सिंपल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करिएगा तो C की वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। द फिगर हियर शोज 3 लीनियर टेम्परेचर स्केल, देखो लीनियर है, विद द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर इंडिकेटेड। तीनों में फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको दे रखा है। X स्केल है, W स्केल है, Y स्केल है। फिर पूछा है रैंक द फॉलोइंग टेम्परेचर्स हाईएस्ट फर्स्ट, 50 डिग्री X, 50 डिग्री W, 50 डिग्री Y। तीनों में हाईएस्ट कौन होगा? तो तीनों टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 50 डिग्री X को अगर हम लोग सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, वही लीनियर वाला जो फॉर्मूला होता है। तो 50 माइनस X में देखो आइस पॉइंट क्या है? -20। तो ये क्या हो जाएगा? 50 माइनस -20, क्योंकि देखो जब लाइन बनेगा तो कैसा बनेगा, इसका आइस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड और -20 डिग्री X ऐसे आएगा, और 100 बॉइलिंग पॉइंट पे ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो आपको दे रखा है कि X में ये है 50 डिग्री, तो पहले मैं उसका सेंटीग्रेड इक्विवेलेंट फाइंड कर लूँ। तो क्या करना होगा? देखो 50 माइनस -20 यानी कि +20 डिवाइडेड बाई C, दिस इज इक्वल टू 70 माइनस -20 यानी कि 90 डिवाइडेड बाई 100। तो C यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। C हो जाएगा 100 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 90, और ये X स्केल का इक्विवेलेंट है तो इसको हम लोग CX लिख देते हैं। ये जो 50 डिग्री X है X स्केल में, उसका इक्विवेलेंट सेंटीग्रेड स्केल में कितना आया? तो वो कितना हो जाएगा? 100 इंटू 70 बाई 90। इसी तरह हम लोग W और Y के लिए भी करते हैं। समय देखो स्टीम पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। इसी तरह हम लोग W और Y स्केल का भी इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं। CW की वैल्यू आ जाएगी 100 बाई 90 इंटू 20। उसी तरह हम लोग जब CY फाइंड करेंगे तो देखो सब में ये 50 माइनस 0 है, तो ये वाला 50 आ जाएगा, बाकी 100 बाई 90 इंटू 50 ही रहेगा। CW, CY, CX तीनों ये आएगा। तो आप देख रहे हैं कि तीनों में सबसे ज़्यादा कौन है? हाईएस्ट टेम्परेचर को पहले रखना है, तो ऑब्वियसली इसमें 70 है, यानी कि CX ज़्यादा है। CX इज़ ग्रेटर देन CY एंड CY इज़ ग्रेटर देन CW। तो ये आपको करना था, यानी कि तीनों स्केल का जो 50 है ना, उसको पहले आपको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना था। 50 डिग्री ऑफ X व्हेन कन्वर्टेड टू सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। 50 डिग्री ऑफ W व्हेन कन्वर्टेड टू सेंटीग्रेड इसके बराबर हो जाएगा। उसी तरह 50 डिग्री ऑफ Y व्हेन कन्वर्टेड टू सेंटीग्रेड इसके बराबर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 100 बाई 90 तो तीनों में सेम है। इसमें 70 है,
इसमें 50 है, इसमें 20 है, तो आंसर हो गया Cx इज ग्रेटर देन Cy इज ग्रेटर देन Cw, या इसको हम लोग ऐसे लिखें x y w के टर्म्स में, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि 50 डिग्री x इज ग्रेटर देन 50 डिग्री y इज ग्रेटर देन 50 डिग्री w। ये सही ऑर्डर हो गया। हाईएस्ट टेम्परेचर ये है 50 डिग्री x, लोएस्ट टेम्परेचर ये है 50 डिग्री w।